यार आज हमें रिवीजन स्टार्ट करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जैसे डिस्कशन हुआ था। चलो भैया आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे पहले चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। चीजें याद दिलाओ, आपको क्या क्या चीजें इसमें बिल्कुल याद नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। जैसे आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? So E is force equal per to unit charge. फोर्स पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? ये सब Q1 Q2 इंपॉर्टेंट है, by बस वही चीज डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ रिपीट। Q1 Q2 by R square. वो तो K तुमने Q1 फोर्स का, Q2. हाँ। के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का। भैया अगर कुछ भी बेसिक वाला पॉइंट समझना हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो तो भी बता देना। मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, लेकिन जहां जहां आपको दिक्कत लगे आप पूछते रहना। तो जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बाई क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ Zero. कंडक्टर कितनी Zero. होती है? हमेशा जीरो। Zero. अगर मैं आपसे पूछूं परमिटिविटी ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल, किसी एक कंडक्टिंग मटेरियल की परमिटिविटी कितनी होती है? Mu naught E naught. क्या क्या दोबारे? E naught. वो तो Mu naught. वैक्यूम की होती है। Mu naught. म्यू नॉट, म्यू So नॉट किस? epsilon. भैया इन्फिनिटी होती है। कैसे होती है चलो वो डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक मैंने सिर्फ क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो, परमिटिविटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इनफाइनाइट होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल लाइंस के फॉर्म में ड्रॉ होगी। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की खासियत क्या है कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। हर जगह इसकी फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। भैया चीजें पता है ये सब? Yes, sir. चलो डन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहां से होती है हमेशा, टर्मिनेट कहां पे होती है? The positive charge से start होती है और negative पे terminate. वेरी गुड। भैया हमारा जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये याद रखना ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सिंस ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो इसका वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ के साथ दूसरी चीज ये याद रखना कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब कि अगर मैं कभी भी ये फोर्स मार्क करूंगा तो हमेशा उसकी लाइन के अलोंग मार्क करूंगा, जो लाइन इनको ज्वाइन करेगी। अगर यहां तक की इंफॉर्मेशन भी क्लियर है तो आप मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर? इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। Lambda upon 2 by epsilon naught. भाई वेरी गुड, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब सीधे सीधे कह दो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 आर, सॉरी 2 के लैम्डा बाय आर। मैं भी क्या लिख रहा हूँ, 2 के लैम्डा बाय आर। भैया ये चीज ध्यान रखना। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग शेल। आप नीट वालों के लिए सिर्फ कंडक्टिंग शेल ही आएगा, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। कंडक्टिंग शेल के आउटसाइड पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? Outside से जरा याद नहीं रहा. आउटसाइड पॉइंट के लिए K इलेक्ट्रिक by फील्ड R. का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। मतलब ये बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है। मतलब अगर मैं एक स्फेयर लूं, स्फेयर को चार्ज कर दूं, और उसके किसी भी एक बाहर वाले पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा, तो वो स्फेयर कंसीडर ना करने की बजाय उसको हम एक पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करेंगे। सेम चीज सरफेस के लिए भी यही होगा। अगर मैं सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं तो वो भी हमारा एक पॉइंट की तरह ही एक्ट करेगा। और अगर मैं इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट करूं तो इनसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक Zero. फील्ड? जीरो हो जाएगी। What is the formula for electric field due to a infinite plane sheet, single sheet? सिर्फ previous size होगा ना. हाँ ये लो। It's sigma by epsilon. वेरी गुड, अभी देखते हैं। तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, मेन मेन फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, इन्हीं पे पूरा काम करना है। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो पूछ लेना, एक्सप्लेन कर दूंगा। ये capital R और small r में से क्या difference होगा? ठीक है, वो साहित्य वो एक्सप्लेन करना है, डन। तो एक इसका डाउट एक्सप्लेन करना है आपको, परमिटिविटी एक्सप्लेन करनी है, या क्लियर है आपको इनफाइनाइट कैसे होगी? सर कर देना सर. ये भी करना है, चलो डन।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इनफाइनाइट शीट, एक प्लेन शीट की वजह से फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, जहां पे सिग्मा का फॉर्मूला होगा Q बाय A, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखो, ये वाले फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिस्टेंस नहीं आ रहा। तो चलो अब मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, चेक करते जाना। सबसे पहले भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है k³/r²। मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नॉन यूनिफॉर्म, जल्दी बताते जाओ। Non-uniform. ये Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये कैसे वेरी करेगी। अगर क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, तो आप लिखोगे कि ये वेरी करती है रेडियली। रेडियली का मतलब होता है स्फेरिकली, कि ये हमेशा स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएगी। वेरस अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया 2k λ/r। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी, Non-uniform. क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या होता है, याद रखना कि ये सिलेंड्रिकली वेरी करेगी। सिलेंड्रिकली वेरी करने का मतलब है जैसे हमारे घर में हेयर रोलर कॉम होता है, क्या किसी के घर में हेयर रोलर कॉम है? Yes, sir. बीच में स्टिक और चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो उसको कवर करने के लिए मेरे को एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, तो ये सिलेंड्रिकली वेरी करती है। तो याद रखना ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। वेयर एज प्लेन शीट के अंदर कोई डिस्टेंस नहीं आ रहा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। अब साहित्य आपका डाउट, सबसे पहले आपने कहा कि सर स्फेयर में स्मॉल आर और कैपिटल आर का क्या फर्क है। सपोज ये मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग स्फेयर लिया, कंडक्टिंग स्फेयर। अब आप इसके ऊपर कोई भी एक चार्ज रख रहे हो ना, तो याद रखना ये सारा का सारा चार्ज जो है ना, ये हमारा सरफेस के ऊपर चले जाता है। सारा चार्ज सरफेस के ऊपर चले गया, इसका रेडियस है कैपिटल आर। लेकिन सपोज मैं इस पॉइंट पी पे फाइंड करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉइंट पी आउटसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है, या सरफेस का पॉइंट है? Outside Outside. point. तो इसलिए इस डिस्टेंस को, सेंटर से जो भी हम डिस्टेंस लेंगे उसको हम स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। ये चीज याद रखना, सेंटर से जो भी हम डिस्टेंस लेंगे उसको स्मॉल आर लेंगे। तो इसके लिए ये हमारा स्फेयर किसकी तरह एक्ट करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, इसलिए k³/r²। साहित्य चेक करो पहले, पहला पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. डन। अब क्या करा, अब मैंने दूसरा पॉइंट सरफेस के बिल्कुल पास लिया है। तो इस पॉइंट को भले ही मैंने सरफेस से हल्का सा बाहर लिया है, लेकिन फिर भी ये सरफेस पॉइंट ही माना जाएगा। तो अब इसके लिए बताओ, इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके लिए डिस्टेंस Capital R. कैपिटल आर ही हो जाएगा। लेकिन है ये आउटसाइड पॉइंट ही, तो फिर से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो KQ, लेकिन अब की बार डिस्टेंस क्या बन जाएगा, कैपिटल R² बन जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. डन। तो मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया है। अब चेक करो पहले, इस परमिटिविटी को छोड़कर किसी और टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है जितना भी मैंने अभी बोला आपको? No, No, sir. sir. Wait No, करो sir. sir. साहित्य भी टेंशन मत लो, मैं लिखने का टाइम दूंगा, बस एक बार मेरे को पहले कॉन्सेप्ट समझाने दो, क्योंकि टाइम Okay, खत्म sir. हो जाता है। ठीक है, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा नोट करने के लिए। अब आप जरा E0 को समझो, E0 का मतलब क्या होता है। E0 का मतलब होता है परमिटिविटी। अब लोगों ने रटा हुआ तो होता है परमिटिविटी परमिटिविटी, लेकिन परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके का पोलराइज करना। पोलराइज का मतलब चार्ज को इंड्यूस करना। आप मेरे को एक चीज बताओ, ये एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं Q1, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा Q2, बीच में वैक्यूम है। तो यार एक बात बताओ, जब बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज किसी और चार्ज को इंड्यूस कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है? No, sir. No, sir. तो याद रखना, इधर पोलराइजेशन की जो इसकी कैपेसिटी होगी वो सबसे मिनिमम होगी। तो वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है, सबसे कम, क्योंकि इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे कम है, मिनिमम वैल्यू है। लेकिन सपोज अब मैंने क्या कर दिया, इन दो चार्जेस के बीच में, थोड़ा सा ध्यान देना, सपोज इन दो चार्जेस के बीच में मैंने ना कोई मीडियम डाल दिया, सपोज वाटर डाल दिया। तो यार वाटर के पास चार्जेस होते हैं या नहीं होते? Yes, sir.
वाटर Yes, के sir. पास चार्जेस होते हैं, तो ये इंड्यूस कराएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन की वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ Negative. जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज लेता तो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता, Positive charge. पॉजिटिव चार्ज आ जाता। तो अब की बार इसने पोलराइज किया है चार्जेस को, इसको इंडक्शन को पोलराइजेशन भी कहते हैं। चार्ज इंड्यूस हुए हैं, तो अब इसकी पोलराइजेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई होगी। तो इसकी पोलराइजेशन कैपेसिटी कितनी होती है वाटर की, 80 होती है। आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो, वाटर की परमिटिविटी 80 होती है। चेक करो यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. अब कंडक्टर का देखो, कंडक्टर में क्या बेनिफिट होता है। ये चार्ज Q1 लिया, ये चार्ज Q2 लिया। भैया कंडक्टर के अंदर चार्जेस बहुत सारे फ्री होते हैं, चार्जेस बहुत सारे फ्री होते हैं ना। तो पहले क्या हो रहा होगा, इस पॉजिटिव की और इस नेगेटिव के बीच में सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे तक जा रही होगी, सारी की सारी, जितनी भी पॉजिटिव ने निकाली सारी की सारी नेगेटिव तक जा रही होगी। लेकिन सेकंड वाले केस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे टर्मिनेट हो गई, लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव तक जा पा रही है। लेकिन थर्ड केस में क्या होगा, जैसे ही आप कोई कंडक्टर रख दोगे ना, तो कंडक्टर के पास बहुत सारा चार्ज होता है, तो यहाँ पे है ना, ये अपनी औकात से ज्यादा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, ये नेगेटिव अपनी औकात से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब हमारी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग प्लेट पे ही खत्म हो जाएगी। तो आप मेरे को बताओ Q1 की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 तक पहुंच पाई क्या। No, sir. तो अगर Q1 की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 तक नहीं पहुंच पाई है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में आपसे फोर्स पूछूं तो फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा, Zero. क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गई नहीं। फोर्स जीरो आने का मतलब क्या है, कि परमिटिविटी हमारी क्या होनी चाहिए कंडक्टिंग प्लेट की, इनफाइनाइट। बिकॉज फोर्स और परमिटिविटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। क्या अब ये डाउट क्लियर हो गया है आपको। Yes, Yes, sir. sir. Crystal clear. चलो डन। अब आप मेरे को बताओ कहां से नोट करना आपको शुरू करना है, फर्स्ट स्लाइड दिखानी है क्या। No, sir. चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करना है, इसको कर लो। Done, sir. डन। ये वाला भी नोट डाउन हो गया है। इसको नोट डाउन मत करना, मतलब बस Yes, sir. समझ लो। नोट Yes, sir. डाउन Done, करना है sir. तो बस लास्ट वाला डायग्राम नोट डाउन कर लो। Yes, sir. Done, Done. sir. डन। चलो अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जो ये क्वेश्चन है ना एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये एक तरीके का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। कुछ बच्चों को क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। भैया सपोज मैंने ये एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर रहा हूं। स्फेरिकल शेल का मतलब है जस्ट लाइक कॉस्को बॉल, कि मैंने कॉस्को बॉल ड्रॉ करी। कॉस्को बॉल की मटेरियल की कोई ना कोई थिकनेस होती है, तो जो ये ब्लू कलर है, ये आप उसकी थिकनेस अज्यूम करना। अंदर वाला पोर्शन पूरा का पूरा हॉलो है, तो इसको रीजन 1 ले लो, इसको रीजन 2 ले लो, और इसको रीजन 3 ले लो। आप मेरे को बताओ किस किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। Sir, inside hollow में. तो आपको क्या लगता है कि 1 वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, गलत है ये। इनसाइड अ कंडक्टर का मतलब ये नहीं होता। इनसाइड अ कंडक्टर का मतलब होता है कि उसकी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आई अब। Yes, sir. Yes. समझाता हूं डिफरेंस क्या है। चलो, नहीं समझ में आया होगा, कंफ्यूज हो गए अभी। इधर सपोज भैया ये मैंने ली है कॉस्को बॉल, आप सबने कॉस्को बॉल देखी ही होगी। और सपोज ये मैंने ली है क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल लेदर बॉल होती है, मतलब हर जगह अंदर स्टफिंग भरी पड़ी है, ठीक है, जस्ट लाइक लड्डू। लड्डू में स्टफिंग अंदर तक भरी पड़ी है। लेकिन दोनों के दोनों में क्या बात कर रहा हूं, याद रखो मैं सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल के लिए बात कर रहा हूं, कंडक्टिंग मटेरियल। तो सपोज मैंने इस पे कुछ भी चार्ज रखा क्यू, तो आप मेरे को बताओ सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा, क्या चार्ज Surface. अंदर प्रेजेंट होगा या सरफेस पे जाएगा। Surface. वेरी गुड। तो हमारा सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चले गया, अंदर कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो जब अंदर कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो क्यू इनसाइड, ध्यान देना मैं जो लिख रहा हूं,
Q इनसाइड 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन इधर डिफरेंस क्या है, इधर ये पूरी की पूरी बॉल उसकी थिकनेस है, लेकिन इधर हॉलो मटेरियल का मतलब क्या है भैया, जस्ट लाइक वाटर बॉटल, इधर समझो, जस्ट लाइक वाटर बॉटल, ये मेरी वाटर बॉटल हॉलो है। हॉलो का मतलब मैं इसके अंदर पानी भर सकता हूं, तो बिल्कुल चार्ज पानी की तरह है। भैया मैं इस बॉटल के अंदर पानी भर सकता हूँ, यस भर सकता हूं। तो इसके अंदर आप यहाँ पे है ना चार्जेस को भर सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. जब आप इसके अंदर चार्जेस को भर सकते हो तो रीजन 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है। लेकिन रीजन 2 क्या है, इस प्लास्टिक की थिकनेस, इस प्लास्टिक की ये वाली थिकनेस, क्या मैं इस प्लास्टिक के अंदर पानी भर सकता हूं? No, sir. नो सर। तो इस थिकनेस के अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता। तो इस थिकनेस के अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द थिकनेस विल ऑलवेज बी 0। थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकती। फिर बाहर, क्या मैं इस बॉटल के बाहर पानी भर सकता हूं कहीं भी? भाई भर सकता हूं No. किसी और कंटेनर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड में भी प्रेजेंट होगी। चेक करो अब आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. डन। तो बस आप यही चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्टर की थिकनेस में हम चार्ज नहीं भर सकते, तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। तो मैं आपको इसके बेसिस पे डायग्राम बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, चेक करना। भैया क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि हमने हॉलो स्फेयर लिया है, भैया ध्यान देते जाना, ये हमने हॉलो स्फेयर लिया है, और बीच में मैंने चार्ज रख दिया है प्लस क्यू, और बाहर भी कोई ना कोई चार्ज रख दिया है कैपिटल क्यू। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, और ये रीजन 3 है। तो आपको ये बताना है कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। 2 वाले में। तो Two. आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, Zero. 0 आएगी। Zero. डन। इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो थोड़ी देर में बताता हूं, पहले यहां तक आप कंप्लीट कर लो। Done, sir. डन है। चलो तो मैं पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देता हूं, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। चलो अच्छा भैया क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा रहा हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो भैया बिल्कुल सिंपल है कि हमने क्या करा, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे चार्ज प्लेस कर दिया प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। शायद से ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा भी चुका हूं बहुत स्टार्टिंग में। सबके इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है ए ए ए, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करके दे दो कि नेट फोर्स कितना आएगा किसी भी एक चार्ज पे। फाइंड द नेट फोर्स experienced by the charge placed at vertex C। चलो भैया ट्राई करो इस क्वेश्चन को। फाइंड द नेट फोर्स experienced by the charge placed on the vertex C। सुहानी वेरी गुड यार, बहुत सही। तो देखो यार ये क्वेश्चन हमने किया हुआ भी है। मेरे को बताओ सी पे फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा, एक ए लगा रहा होगा, एक बी लगा रहा होगा। बी की वजह से सी पे फोर्स किधर मार्क करूं, ऊपर नीचे लेफ्ट में राइट में, किधर मार्क करूं? Sir, right. राइट में, क्योंकि सेम लाइन पे लगना चाहिए, सेंट्रल फोर्स है। तो इसको नाम दे दो एफ सी बी, फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी। इसकी वैल्यू लिखोगे तो के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज,
तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सिमिलरली ए भी इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इस पे फोर्स इधर नीचे की तरफ लगेगा। इसको नाम दे दिया एफ सी ए। एफ सी ए की वैल्यू भी सेम आएगी, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 60 डिग्री। और अगर आपको याद हो, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज हो और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज की वैल्यू सेम है, एफ एफ, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो मेरे को बताओ रिजल्टेंट कितना आता है? सर √3 है। √3f। तो इधर इसका आंसर यही होगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू √3f। और f की वैल्यू क्या है? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। डन सर। भैया सबको क्लियर है ये वाली चीजें? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और उनके बीच में एक अनचार्ज। ओके, इधर हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज सपोज Q1 और इधर एक नेगेटिव चार्ज रखा है Q2। दोनों की वैल्यूज इक्वल है, Q1 इज इक्वल्स टू Q2। बीच में हमने कहीं ना कहीं एक चार्ज रख दिया है, सपोज पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया इसको मैंने ना थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट मतलब dx मान लो कि भैया बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन, इट विल ऑसिलेट। सेकेंड ऑप्शन, it will move towards the positive charge. Move towards positive charge. थर्ड ऑप्शन कि भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। ऑप्शन डी कि भैया हमारे पास क्या होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। चलो भाई ट्राई करो। या आपके लिए क्वेश्चन को और सिंपल बना देता हूं कि इन दोनों को ऐसा करो सेम चार्ज ले लो। चलो क्वेश्चन को और सिंपल बना देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन को दोनों को सेम चार्ज ले लो, Q1 Q2, ये न्यूट्रल पॉइंट अब फाइंड करने की कोशिश करो। चलो देखते हैं अब। भाई ध्रुव वेरी गुड, आपका आंसर सही है। भाई बाकी लोग भी डन, वेरी गुड। तो यार हमें पता है ये न्यूट्रल पॉइंट है। अगर मैं इस चार्ज को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूं, इस पे अगर मैं फोर्सेस मार्क करता हूं, तो पहले वाले की वजह से फोर्स इधर लगेगा, सेकंड वाले की वजह से फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि दोनों रिपेल करेंगे इसे। लेकिन कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F1 या F2? तो हमें पता है F1 फोर्स बड़ा होगा क्योंकि ये इधर जा रहा है। तो मतलब अब इस पॉजिटिव Q1 का इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो F1 हमारा बड़ा होगा F2 का। तो डेफिनेटली ये चार्ज वापस से किधर जाएगा, टूवर्ड्स द न्यूट्रल पॉइंट जाएगा। तो ये Q1 की साइड तो नहीं जा रहा। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये चार्ज रिपेल करके, F1 बड़ा है F2 से, तो ये चार्ज रिपेल करके इधर जाएगा। जैसे ये चार्ज इधर आ गया, तो फिर अब कौन सा चार्ज फोर्स बड़ा हो जाएगा, अब की बार F2 बड़ा हो जाएगा F1 से, तो ये चार्ज फिर से इधर जाएगा। तो हमें साफ दिख रहा है कि ये चार्ज बीच में घूमता रहेगा। जैसे ये Q1 के पास जाएगा
Q1 का फोर्स बढ़ा, Q1 धक्का दे देगा। जैसे ये Q2 के पास जाएगा, Q2 का फोर्स बढ़ा, Q2 उसको फिर से धक्का दे देगा। तो अल्टीमेटली ना तो ये Q1 के पास जाएगा, ना तो ये Q2 के पास जाएगा। तो ऑप्शन बी और डी तो गलत ही है। तो ये चार्ज बीच में क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो ये भैया हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. चलो डन, Yes, sir. बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। भैया ध्यान देते जाना, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा हूं। मैंने सपोज एक इलेक्ट्रॉन लिया और मैं इस इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा हूं। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव कराया, सपोज डी। और इसको टाइम कितना लगा मूव कराने के लिए, इसको टाइम लगा T1। फिर मैं एक प्रोटॉन को मूव करा रहा हूं, प्रोटॉन को भी सेम डिस्टेंस मूव कराया, लेकिन अब प्रोटॉन को टाइम कितना लगा, प्रोटॉन को मूव कराने के लिए टाइम लगा T2। तो आपको बताना है T2/T1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी। ऑप्शन ए 1 के बराबर, ऑप्शन बी √MP/ME, ऑप्शन सी √MP, ऑप्शन डी 1836। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर मूविंग अ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन with the same distance. Time taken for the electron is T1, time taken for the proton is T2. Find the value of T2/T1. ठीक है ध्रुव, देखते हैं, बढ़िया। कंप्लीट करो इसे, 1 मिनट। आई ड्रिंक वाटर। ओके स्वानी, लेट्स सी। बिल्कुल सही। चलो भाई, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं अब कैसे सॉल्व करोगे। मेरे को आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो v square minus S 2 is equal to एस UT इक्वल्स टू plus यू half टी AT square. प्लस हाफ AT²। भैया ये हमने अज्यूम किया कि दोनों पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको तो जीरो कर दो कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं, मेरे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2s इज इक्वल्स टू AT²। तो t की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2s/a। भैया s डिस्टेंस है, तो दोनों केसेस में डिस्टेंस तो सेम ही है। तो मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन है। Yes, sir. डन। अब आपको अगर याद हो कि भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ देते हो तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लग रही होती है? नहीं याद? तो भैया फोर्स का फॉर्मूला होता है ma और फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है QE/m। मतलब हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है? मास Mass. के। m क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो यार अभी हमने डिस्कस किया टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ ए के, और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो सीधे सीधे लिख सकता हूं कि टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। Yes, sir. yes तो sir हमें अब T2/T1 की वैल्यू निकालनी थी। T1 किसके लिए था? इलेक्ट्रॉन के लिए। T2 किसके लिए था? प्रोटॉन के लिए। तो ऊपर आ जाएगा MP/ME। तो करेक्ट ऑप्शन जो है MP/ME, दैट इज ऑप्शन बी। चेक करो। clear sir चलो भाई, बहुत बढ़िया।
डन, बढ़ चलूं आगे? Yes, sir. चलो Yes, sir. सही, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास दो प्लेट्स है, इनफाइनाइट प्लेट्स। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है कि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है सेम, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ये रीजन 1, ये रीजन 2 और ये रीजन 3। आपको बताना है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 एंड व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3। ये क्वेश्चन है। चलो है, अभी तक आंसर्स नहीं आए भाई। इसका आंसर तो आप सबको पता होने चाहिए। चलो इधर देखो यार, पॉइंट पी ले लो। मेरे को बताओ, ये पॉजिटिव प्लेट है और पॉइंट पी पे हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करनी होती है ना, हम टेस्ट चार्ज रखते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है तो हम हमेशा वहां पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, और टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट प्लेट की वजह से, ये जो फर्स्ट प्लेट है, इसकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, लेफ्ट या राइट? Left. वेरी गुड। इस सेकंड वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? राइट। राइट, क्योंकि नेगेटिव की वजह से अट्रैक्ट। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। E1 की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वैल्यू भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको इधर क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट यूनिफॉर्म होती है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो चाहे मैं कितना भी पास पॉइंट क्यों ना ले लूं और कितना भी दूर पॉइंट क्यों ना ले लूं, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। तो भले ही पॉइंट पी पॉजिटिव के पास है, नेगेटिव से दूर है, लेकिन फिर भी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट कितना आएगा यहाँ पे? 0. 0। थर्ड पे मार्क करते हैं, थर्ड पे पॉइंट आर ले लो इसे। तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट, तो थर्ड पे भी कितनी होगी? 0। 0। अब कहीं ना कहीं बीच में एक पॉइंट ले लो, सपोज इस पॉइंट को एस ले लेता हूं। तो फर्स्ट वाले की वजह से राइट साइड, सेकंड वाले की वजह से भी राइट साइड। तो इधर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा? And ऐड करना पड़ेगा। तो जरा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करके बताओ कितना आंसर लिखूं? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे by पास? epsilon naught. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ बीच वाला समझा दो, सेकंड वाला भी। सेकंड वाले का समझाना। डन। Yes. यार पॉइंट एस पे साहित्य, हमें किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना, तो वहां पे टेस्ट चार्ज रखते हैं। Yes. तो मेरे को बताओ, पॉजिटिव वाली प्लेट इस टेस्ट चार्ज को किधर रिपेल कर रही होगी? राइट में ना? Yes. साहित्य, क्या इसमें कोई डाउट? No, sir. अब नेगेटिव वाली इसको किधर अट्रैक्ट कर रही होगी? राइट में ही। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गई है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम? ऐड कर And देंगे। तो बस आंसर आ गया। okay. डन। Done, sir. डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है, शेल नहीं है, मतलब कॉस्को बॉल नहीं, कंडक्टिंग क्रिकेट बॉल। ये हमने कंडक्टिंग स्फेयर लिया,
इसका रेडियस हमें गिवन है, रेडियस है आर, और इसको मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। इस पे चार्ज कितना है, क्यू। आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का फ्रॉम सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस लेते जा रहा हूं, आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। पहले मैं सारे ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, फिर आप चेक करके बताना। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ये हो गया ऑप्शन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, पहला ग्राफ हमें कुछ इस टाइप से गिवन है। सेकेंड ग्राफ इस टाइप से गिवन है कि स्ट्रेट लाइन और उसके बाद कर्व। नेक्स्ट ग्राफ कि हमारा ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट लास्ट ग्राफ। चलो भैया बताओ, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, देखते हैं। किसी का डी भी आ रहा है। भाई फटाफट लास्ट 1 मिनट जल्दी आंसर दो इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। डन। तो भैया मेजोरिटी जनता का आंसर बी है, तो मैं आपको बता दूं बी आंसर गलत है। क्यों गलत है? यार अभी तो डिस्कस किया था कि अगर ये कंडक्टिंग स्फेयर है तो ये क्रिकेट बॉल, मतलब इसकी पूरी अंदर की लेयर थिकनेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड थिकनेस कितनी होती है, जीरो। जीरो। तो मतलब अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस आना कहां से शुरू होगी, सरफेस के बाहर से। और सरफेस के बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के क्यू बाय आर स्क्वेयर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर है, कांस्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी भी गलत, क्योंकि ऑप्शन डी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है और बाहर आने पे कांस्टेंट बन रही है, गलत। ऑप्शन ए में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कांस्टेंट है और उसके बाद डिक्रीज कर रही है, गलत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि भैया जीरो से लेके सेंटर से लेके रेडियस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और उसके बाद जैसी बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सब लोग Yes. चेक करो, कोई डाउट? नो सर। डन। भैया थोड़ी स्पीड बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या किसी के लिए क्वेश्चन रुकना है या चलते बड़े आगे? डन सर। डन, चलो। भैया जरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को डायग्राम ड्रॉ करने दो, फिर एक एक करके बात करते हैं। ओहो। नहीं भैया, डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो भाई देखो, फर्स्ट केस क्या कह रहा है, ये हमने एक स्फेरिकल शेल लिया, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। लिख देता हूं यहां पे, कहीं डाउट ना हो। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। तुम्हें बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, भैया बीच में एक चार्ज रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये गिवन है, रेडियली आउटवर्ड्स, हर डायरेक्शन में। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, सेंटर में चार्ज रखा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है
समझ जाना भावनाओं को, डायग्राम को, कि ये स्ट्रेट लाइंस है। थर्ड ऑप्शन, इस तरीके से गिवन है हमें। और लास्ट ऑप्शन, चलो भैया सब लोग आंसर सेंड कर दो, किस किस का आंसर क्या क्या है। ठीक है, देखते हैं तन्वी। गुड। चलो भाई डन। इधर देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अभी तो ये क्वेश्चन कराया था। तो यार आप चेक करो किस किस ऑप्शन में सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो ए हमारा एंड बी। फर्स्ट ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ए थिकनेस में गिवन है, जो कि गलत हो गया। डी में भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि भैया थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने ड्रॉ करी हुई है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, थिकनेस के अंदर रीजन 2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, रीजन 1 के अंदर होगी और रीजन 3 के अंदर होगी। तो एक तरीके से 50-50 तो हो ही गया, कि ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन डी कट गया। अब बचा है ऑप्शन सी एंड बी। तो मैं आपको एक बार बता दूं, मेजॉरिटी जनता ऑप्शन बी बोल रही है, तो याद रखो ऑप्शन बी भी गलत है। मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के हमेशा क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पेंडिकुलर। फील्ड शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ये कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो याद रखो यार, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हम ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ड्रॉ नहीं करते, गलत होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से रेडियली निकलती है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस टाइप से थोड़ा सा कर्व ड्रॉ करते हैं, ताकि ये हमारे सरफेस पे हल्का सा परपेंडिकुलर रहे, और इस तरीके से ये बाहर निकलेगी। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। डन। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लो कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं जाएगी, थोड़ा सा कर्व के फॉर्म में जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। डन सर। डन। चलो भैया बहुत बढ़िया। डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम है ना भाई? हाँ टाइम है, सफिशिएंट है, करेंगे अभी और। भैया आई होप आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का याद हो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसको हमने प्लेस किया है, इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन, कि इट विल एक्सपीरियंस बोथ टॉर्क एंड अ नेट फोर्स। सेकेंड ऑप्शन, ओनली फोर्स नो टॉर्क। थर्ड ऑप्शन, ओनली टॉर्क नो फोर्स। लास्ट ऑप्शन, नो टॉर्क एंड नो फोर्स। वेरी गुड। तो सबके इसको आंसर्स पता ही है, जितने भी चार लोगों ने आंसर दिए बिल्कुल सही दिए। साहित्य, स्वानी, तन्वी, ध्रुव, बढ़िया भाई। रुचि, दीक्षा, अंकिता, अभी दे दो फटाफट इसका आंसर। डन, वेरी गुड। तो यार हमें पता है कि नेट फोर्स जीरो किसके अंदर होता है। नेट फोर्स जीरो तो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, और जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो भी इसके ऊपर टॉर्क लगता है। इधर तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा। टॉर्क अगर लगेगा ही लगेगा,
तो भैया अब की बार नेट फोर्स कैंसल भी नहीं होगा, नेट फोर्स भी लगेगा जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो इस केस में टॉर्क एंड फोर्स दोनों लगता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट रुको भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। ये सब तो आप कर लोगे, ये भी कर लोगे। डन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भैया जरूर जरूर इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन है कि इफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is placed in horizontal electric field, is placed in horizontal electric field, its time period will remain same। मतलब टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। वेयर सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इफ बॉब इज चार्ज्ड, अगर आपका बॉब चार्ज्ड है, अब वो प्लेस्ड है एंड केप्ट इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड विल डिक्रीज। आपको क्या बताना है, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। चलो, ऑप्शन ए इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सॉरी ट्रू, ट्रू। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है भैया, आपको पता ही है ऑप्शंस कैसे आते हैं। दोनों स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। और ऑप्शन डी, भैया दोनों ही फॉल्स। चलो, ठीक है तन्वी, देखते हैं। गुड। चलो एक चीज समझा देता हूँ, काफी लोगों को शायद से ये नहीं पता होगा। यार आप मेरे को बताओ कि आपको ये पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। T is equal to 2 pi under root 2 of pi L under by root G. L by G. वेरी गुड, 2 पाई रूट L/G। क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, बस जी की वैल्यू चेक करनी है। जी मतलब एक्सीलरेशन, कि भैया ये हर बार सेम आ रही है या अलग आ रही है। तो पहले मेरा पेंडुलम का जो बॉब है वो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, और मैंने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हॉरिजॉन्टल। तो आप चेक करो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा। इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, mg, और टेंशन फोर्स, सिर्फ यही फोर्सेस लग रहे होंगे इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर, फर्स्ट केस में? No, sir. कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो भैया टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो फर्स्ट केसेस में टाइम पीरियड जो हमारा रहेगा वो सेम रहेगा, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। तो हमारा इस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो भैया सीधी बात क्या है, ऑप्शन सी और डी तो कट गए, 50-50 तो हो ही गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। भैया सेकंड केस में मैंने क्या किया, इस पेंडुलम की बॉब पे कोई ना कोई चार्ज रख दिया और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दी। तो अब आप मेरे को बताओ इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे। तो एक तो नीचे लग रहा होगा वेट, एक ऊपर लग रहा होगा टेंशन फोर्स, और अब की बार एक इस पे लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, QE। तो अगर आप
mg और qe का नेट फोर्स फाइंड करोगे तो नेट फोर्स कहीं ना कहीं यहां आएगा। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो नेट फोर्स है ये mg से बड़ा होगा, mg से छोटा होगा, या mg के बराबर होगा? सर बल। भैया बाय सीधी सीधी बात है ना, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा रिजल्टेंट वाले मेथड से? mg का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यू ई का स्क्वायर। तो मुझे साफ दिख रहा है कि अब की बार कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो ये एफ नेट की वैल्यू किससे बड़ी आ रही है? mg से बड़ी आ रही है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो भैया डेफिनेटली अब की बार जो मेरा जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव ये वाला, वो मेरा जी से बड़ा आएगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। जी की वैल्यू बढ़ रही है तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो सेकंड केस में हमारा टाइम पीरियड क्या करेगा? विल डिक्रीज। डिक्रीज। तो भैया चेक करो, आपकी पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट ही थी, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्या? यस, सेकंड यस स्टेटमेंट सर। भी करेक्ट है। चेक करो, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। चलो बढ़िया। बस इसको खत्म करो, आज के लिए इतना ही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों को साथ में लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का बस एक दो हल्का सा कॉन्सेप्ट रह गया 5 मिनट का, और उसके बाद पोटेंशियल और कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। डन सर। चलो भैया दैट्स इट। तो भैया टाटा, बाय बाय, टेक केयर।